नमस्कार दोस्तों, उन्नीस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में, जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने कल वाले वीडियो में देखा था, ऐतिहासिक तथ्य, हिस्टोरिकल फैक्ट्स। अगर आप मैं हिस्टोरिकल फैक्ट के बारे में बात करूं तो सभी लोग जानना चाहते हैं कि कुछ न कुछ, हमेशा जीवन में कुछ नया हमेशा जानना चाहते हैं कि भाई आखिर इतिहास में हुआ क्या। तो ऐसे ही कुछ फैक्ट्स को लेकर आया हूँ जो कि आपको बुक्स में भी खोजने से शायद मिल भी जाए, नहीं भी मिले। और जो तैयारी कर रहे हैं कमीशन का या किसी और भी परीक्षा का, या आप ऐसे भी व्यवहारिक नॉलेज के लिए भी इसे आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा जो दोस्तों दूसरे दिन का है। तो दूसरे दिन का ये वीडियो है, तो आप इसे अच्छे से देखिए और देखिए कि क्या इसमें से कितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं। दोस्तों पहला, जी हाँ, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। और ये जो है पूरे पिछले वीडियो का पूरा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन जस्ट इसी के बाद से ही रहेगा, क्योंकि क्रम में रहेगा। जिन्होंने नहीं देखा हो तो ये देख लीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन होंगे। और चलिए, तो पहला क्वेश्चन है जो कर प्रणाली का आधारभूत सिद्धांत, जी हाँ, सबल वर्ग का बोझ निर्बल वर्ग पर नहीं पड़ना चाहिए, प्रचलित था। ठीक है, प्रचलित था। ये कर प्रणाली का आधारभूत सिद्धांत है, जो कि कहता है कि सबल वर्ग का बोझ जो है, यानी कि जो ऊंचा वर्ग है उसका बोझ है, जो कमजोर वर्ग है उस पर नहीं पड़ना चाहिए, प्रचलित था। कहाँ प्रचलित था, इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, ये प्रचलित था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। देखिए अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों, इतिहास की बातें बहुत सारी बात पता चलेगा, लेकिन इतना तो समझ में आया कि भाई जो टैक्स था, है ना, टैक्स था, जो कहते हैं ना कि टैक्स जो है हम लोग जो देते हैं और उसका बेनिफिट्स नहीं मिलता, तो ये उस समय जो था। और तो समझ सकते हैं कि भाई कितना मतलब समय था अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी, कि टैक्स को लेकर जो है बहुत बड़ी बात है कि जो सबल वर्ग है, जो मजबूत वर्ग है, जो उनका बोझ जो है निर्बल वर्ग पर नहीं पड़ना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि प्रथम मुस्लिम शासक जिसने भूमि प्रबंध में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। ठीक है, प्रथम मुस्लिम शासक जिसने भूमि प्रबंध में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए तथा भूमि कर की दर बढ़ाकर 50% कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये जो है भूमि प्रबंधन भी किया और भूमि कर जो है, टैक्स जो है भूमि पर 50% बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये काम इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। और अगला प्रश्न जो है कि अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व संग्रह को प्रभावशाली बनाने के लिए एक नए विभाग का गठन किया। वह विभाग कौन सा है? जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी का ये 3 क्वेश्चन आ गया है और ये ऐतिहासिक फैक्ट्स है। तो देखिए, दीवाने मुस्त खराज, जी हाँ, दीवाने मुस्त खराज नाम का एक विभाग का गठन हुआ, जो कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया राजस्व संग्रह के लिए। किस लिए? राजस्व संग्रह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि वे ये देखें कि कृषि उत्पादन प्रति वर्ष बढ़े। ठीक है, राजस्व अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि वे देखें कि कृषि उत्पादन प्रति वर्ष बढ़े तथा राजस्व में बढ़ोतरी हो, राजस्व में बढ़ोतरी हो। और ये जो है गयासुद्दीन तुगलक द्वारा ये आदेश दिया गया था। गयासुद्दीन तुगलक द्वारा आदेश दिया गया था कि राजस्व अधिकारियों को उन्होंने आदेश दिया कि भाई देखिए कि कृषि उत्पादन मतलब बढ़ना चाहिए, ठीक है, घटना नहीं चाहिए। तभी तो राजस्व में बढ़ोतरी होगा तथा राजस्व में भी बढ़ोतरी हो। तो दोनों चीज देखने को कहा गया था गयासुद्दीन तुगलक द्वारा। अगला प्रश्न है तो कि पहला सुल्तान जिसने राजस्व को भूमि की माप यानी मशाहत के आधार पर निर्धारित किया था। ठीक है, राजस्व जो है भूमि की का मेजरमेंट के आधार पर किया गया था, जो कि आज के समय में भी है। तो चलिए ये देखिए, ये पहले सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे, जिन्होंने इस तरह का सुधार किया था टैक्स को लेकर। कह सकते हैं कई सुधार हुआ है। देखिए ये तो बहुत ही बड़ी बात है कि भाई राजस्व कैसे बढ़े। तो राजस्व बढ़ाने के लिए भूमि की माप, क्योंकि आज भी चलता है माप, मतलब भूमि के एरिया के आधार पर ही आज भी टैक्स लिया जा रहा है। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय से ही चालू है। अब देखिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक ने वर्णी के परामर्श पर, वर्णी क्या है?
कह सकते हैं विद्वान इतिहासकार हैं। तो वर्णी के बृहस्पति तुगलक ने वर्णी के परामर्श पर गाँवों, परगनों, सूबों का मूल्यांकन कराने के लिए नियुक्त किया था ख्वाजा हुशामुद्दीन जुनैदी को। जी हाँ, किसको कराया था? ख्वाजा हुशामुद्दीन जुनैदी को गाँवों, पुरानों और सूबों का मूल्यांकन कराने के लिए नियुक्त किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा है जो आप देखेंगे, ये रहा प्रारंभिक दिल्ली सल्तनत में सैन्य दस्तों के संगठन को देखने वाले मंत्री को क्या कहा जाता है ना? क्या कहा जाता था? तो ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न को हमेशा याद भी रखना चाहिए कि सैन्य दस्तों के संगठन को देखने वाले मंत्री को क्या कहा जाता था। तो ये रहा जो इसका उत्तर है खात-ए अर्ज। ठीक है, खात-ए अर्ज कहा जाता था। खात-ए अर्ज, खाते अर्ज। ऐसा प्रश्न आप खोजते रहेंगे, बुक्स में आपको मिलने वाला नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल ही हटकर है दोस्तों ये। और इससे क्या आप कोशिश करिए, आपको भी पता नहीं होगा, अगर आप यूपीएससी या बीपीएससी या जेपीएससी में एमपीपीएससी, यूपीपीएससी या किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये शायद खोजने पे भी मन ना मिले। नेक्स्ट है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के राजस्व विभाग को कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य के राजस्व विभाग को, यानी विजयनगर जो साम्राज्य में राजस्व विभाग था तो उसको क्या कहा जाता था? ठीक है, तो उसको दोस्तों ऐवन ऐवन कहते थे। ऐवन ऐवन विजयनगर साम्राज्य के राजस्व विभाग को ऐवन कहा जाता था। क्या कहा था? ऐवन। नेक्स्ट है तो भारत में सर्वप्रथम ज्यामितीय विधि पर आधारित उद्यान का निर्माण करवाने का श्रेय है। भारत में सर्वप्रथम ज्यामितीय विधि पर आधारित उद्यान समझे ना, पार्क। ठीक है, पार्क का निर्माण करने का श्रेय किसे? ज्यामितीय का मतलब कि पूरा मैथमेटिकल तरह से जियोमेट्री जो होता है उसके अनुसार। तो ये किसको है? तो ये बाबर को है। ठीक है, बाबर को है। अब ठीक है, बाबर से जुड़ा हुआ कि क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में भी मैंने दिया था। तो इस बात को याद रखिए कि भाई जाहिर-सी बात है बाबर एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। ये किसी से छिपा हुआ भी नहीं था। तो है मतलब। नेक्स्ट जो है प्रश्न, मुगल काल में अकबर के समय भारत में सबसे बड़ा पुल है। ठीक है, वर्तमान काल में कौन है? इसको आप देखिए, जोड़िए हमेशा पूरा अतीत से वर्तमान को जोड़ के देखिए और कितना बड़ा था, क्या ऊंचाई था, सबको देखना होगा, क्या उसके मजबूती वगैरह है। तो मुगल काल अकबर के समय में भारत में निर्मित सबसे बड़ा पुल है। कौन सा पुल है? तो पुल है दोस्तों जौनपुर में, जो ठीक है सबसे बड़ा पुल जो है अकबर के समय में जो बना वो जौनपुर में। अब ये देखने की बात है, अगर कोई यूपी से हमारे व्यूअर है तो ये बताइए कि जौनपुर में ऐसा कौन सा बड़ा पुल है जो कि भारत में निर्मित सबसे बड़ा पुल है जो अकबर के समय में। ठीक है, ऐसा तो अब ने उसके बाद भी बहुत सारा बन गया होगा, और तो ये देखना होगा कि अकबर के समय की बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्क भारत में अपने साथ वाद्य यंत्र लाए थे। ठीक है, भारत में अपने साथ वाद्य यंत्र लाए थे तुर्क जो है कौन से वाद्य यंत्र लाए थे, इस बात को जानना चाहिए। उत्सुक भी होंगे आप लोग। तो देखिए ये रबाब और सारंगी का तो चर्चा मैंने भी सारंगी तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन रबाब के बारे में मैं नहीं जानता हूँ। कितने लोग जानते हैं ये कमेंट बताइए। और तुर्क ये लाए थे कौन? सारंगी और रबाब तुर्क लाए थे। ठीक है, तुर्क लाए थे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, अगले प्रश्न देखिए, तो रबाब सारंगी को याद रखिएगा, तुर्कों द्वारा लाया गया था भारत में ये वाद्य यंत्र। औरंगजेब के काल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नरनौल शहर को दखल कर लिया, वे अनुयायी थे। वे अनुयायी किनके अनुयायी थे? तो औरंगजेब के काल में। अब ये सतनामियों क्या होता है, ये कुछ लोग समझ रहे होंगे, कुछ लोग नहीं समझ रहे होंगे, तो अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। यस, तो ये आप समझ गए होंगे, गुरु नानक देव के अनुयायी थे। ठीक है, सतनामी बोलते ना, सतनाम वाहे गुरु। तो इस सतनामियों ने ही बगावत कर नरहौल शहर को दखल कर लिया था औरंगजेब के काल में। यानी कि गुरु नानक देव हो या गुरु गोविंद सिंह पहले और 10वें गुरु, कहीं ना कहीं जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई जो है लड़ ही रहे थे।
तो खैर चलिए अगले जो प्रश्न है, प्रश्न पे चलते हैं। तो ये दोस्तों नेक्स्ट है मनु मतलब मनु, जो मनु हमारे कह सकते हैं कानून के जो रचनाकार थे प्राचीन काल में। तो मनु की कहता है कि जजिया फिर से लादे जाने का सरदारों के एक समूह ने जबरदस्त विरोध किया था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? मनु की कहता है कि अब देखिए ये राणा राशि ने इसका नेतृत्व किया था। जजिया फिर से लादे जाने का सरदारों का एक समूह था, जिसने जबरदस्त विरोध किया था। वो है राणा राजसी के ने, है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं और अगला प्रश्न है सो कि नगर इस तरह उजड़ गया कि नगरों की इमारतों, महल और आसपास के इलाकों में एक बिल्ली या कुत्ता तक नहीं बचा। सुल्तान महमूद तुगलक द्वारा राजधानी के स्थानांतरण के बारे में उपयुक्त वक्तव्य था। ठीक है, सुल्तान महमूद तुगलक। ठीक है, तो एक किनका वक्तव्य है, इस बात को जानिए, फिर मैं चर्चा करता हूँ। तो जियाउद्दीन वर्णी द्वारा, इतिहासकार है जियाउद्दीन वर्णी, और ये इनका कहना है कि भाई नगर इस तरह उजड़ गया था कि नगरों की इमारत, महल और आसपास के इलाकों में एक बिल्ली या कुत्ता तक नहीं बचा था। कहते हैं ना तुगलक की फरमान, राजधानी बदल दिया गया। तो अब कल के वीडियो में मैंने बताया था कि जो ये सफल नहीं हुआ, सफल होगा। क्यों? क्योंकि जनता ने इसका सहयोग नहीं दिया, जनता इसको स्वीकार नहीं कर पाई। तो जाहिर सी बात है जियाउद्दीन वर्णी के कथन कितना सच है, कितना, चूंकि इतिहासकार अपने हिसाब से लिखते हैं। तो चलिए इतना इससे तो पता चलता है कि भाई एक कुत्ता एक बिल्ली तक नहीं बचा था असुल। और ये कथन हम लोग मतलब कह सकते हैं कि स्टेटमेंट जियाउद्दीन वर्णी का है। और ये जो नगर परिवर्तन हुआ था, राजधानी परिवर्तित हुआ था, वो सुल्तान महमूद तुगलक द्वारा करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। प्रश्न है तो कि वह सूफी संत जिसने 7 सुल्तानों का हुकूमत देखा, 7 सुल्तान, जी हाँ, 7 सुल्तानों का हुकूमत देखा, लेकिन किसी के दरबार में नहीं गए, है ना, काफी लंबा समय रहा होगा। तो दोस्तों ये है शेख निजामुद्दीन चिश्ती। जी हाँ दोस्तों, शेख निजामुद्दीन चिश्ती जो थे, उन्होंने दिल्ली में 7 सुल्तानों का जो है हुकूमत देखा, शासन देखा। ठीक है, किसने? शेख निजामुद्दीन चिश्ती ने। किसने देखा? शेख निजामुद्दीन चिश्ती, जो कि संत थे, सूफी संत थे, और 7 सुल्तानों का हुकूमत देखा, लेकिन किसी के दरबार में वे गए नहीं। अगला देखिए, अमीर खुसरो भारत की प्रशंसा अपने एक ग्रंथ में की है। अमीर खुसरो ने भारत की प्रशंसा, ठीक है, अमीर खुसरो का तो जानते हैं कि बहुत सारा है, और मतलब कि बूझ भी है और भी बहुत सारी चीज़ है। तो याद देखिए अमीर खुसरो के बारे में तो लोग जानते ही हैं। नू सिफिर में अमीर खुसरो ने भारत की प्रशंसा की है। ठीक है, कह सकते हैं कि अमीर खुसरो ने भारत की प्रशंसा किस ग्रंथ में की है? तो नू सिफिर में की है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नू सिफिर के बाद देखिए, तो नू सिफिर को याद रखिए, नू सिफिर में अमीर खुसरो। तो दोस्तों ये अमीर खुसरो के बाद है। नेक्स्ट है एक मध्ययुगीन भक्ति संत जिसे बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन ने, बंगाल का शासक है लक्ष्मण सेन ने, अपने दरबार के 5 रत्नों में से एक के रूप में संरक्षण प्रदान किया था। ये कौन थे? ठीक है, जिसे बंगाल के शासक, मतलब कि जयदेव कह सकते सीधा, जयदेव जो कि एक मध्ययुगीन भक्ति संत थे, भक्त संत थे। उसे बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन ने अपने दरबार में 5 रत्नों में से एक माना था और संरक्षण प्रदान किया था। अगले स्लाइड में हम लोग चलते हैं और दोस्तों ये रहा पहला प्रश्न, गरबा कहाँ का लोक नृत्य? अब तो पता होगा, ये सब सभी को पता होगा, आज के समय में तो सभी लोग जानते भी हैं। जी हाँ दोस्तों, गुजरात का। ठीक है, गुजरात का ये लोक नृत्य है गरबा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील का नाम क्या है? प्राकृतिक झील का नाम क्या है? ठीक है,
भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील का नाम क्या है? तो ये तो बुलर झील, ठीक है, बुलर झील। बुलर झील भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। बताइए किस राज्य में है? सोचिए, नॉर्थ इंडिया में, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप समझिए, बताइए। नेक्स्ट है तो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील का नाम क्या है? मानव निर्मित, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील का नाम क्या है? तो दोस्तों ये है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है और प्राकृतिक झील बुलर झील कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी चिड़िया अपने विपरीत दिशा में उड़ सकती है? यानी कि रिवर्स, गाड़ी की तरह बैक जा सकती है। कौन सी चिड़िया अपने विपरीत दिशा में उड़ सकती है? और तो ये तो हमिंग बर्ड, ठीक है, हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड अपने विपरीत दिशा में भी उड़ सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है अरेबियन नाइट्स के लेखक, अरेबियन नाइट्स के लेखक कौन है? तो ये रिचर्ड बर्टन है। रिचर्ड बर्टन जो है अरेबियन नाइट्स के लेखक हैं। नेक्स्ट है जंगल की बुक, जंगल बुक बोलते थे, जंगल बुक किसकी कृति है? तो रुडयार्ड, रुडयार्ड कीपलिंग की, द जंगल बुक, ठीक है, द जंगल बुक। ये जंगल बुक किस लिए फेमस है? मोगली के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें मोगली है इसीलिए फेमस है। नेक्स्ट है चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है, को उनकी किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था एक्चुअली? तो दोस्तों ये रमन प्रभाव के लिए दिया गया था। रमन चंद्रशेखर वेंकट रमन को रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है भारत के किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? भारत किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? बताइए, जानते हैं कोई क्या? चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ, कोचीन को, जी हाँ, कोचीन को, केरल कोचीन को भारत की अरब सागर की रानी कहा जाता है, ठीक है। तो ये थे फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स। कितने लोग इससे सहमत है इस वीडियो से? बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, और बताइए ये वीडियो कैसा है। और देखिए सभी, जी हाँ, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही सही परीक्षाओं के लिए सबसे ज़्यादा सब उपयोगी होगा। और जो कुछ जानना चाहते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में, इतिहास के बारे में, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब ये बात ये है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आ रहा है और वीडियो जरूर देखना चाहता है तो नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका जो है बेनिफिट्स ले सकें। तो धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग।